अस्सलाम वालेकुम। जेनेटिक्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन का सबसे पहले मतलब देख लेते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रेप्लिका बनाना। रेप्लिका मीन किसी भी चीज़ की कॉपी बनाना। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक डीएनए स्ट्रैंड की बिल्कुल उसी जैसी एक और कॉपी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि हमें डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, जब भी हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न होती है तो हमें डीएनए को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो हमारे डॉटर सेल्स बन रहे हैं, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, उसमें इक्वली डीएनए की डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि जो हमने नए सेल बनाने हैं उसमें भी तो हमने डीएनए को ट्रांसफ़र करना है। तो उसको डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें जो पेरेंट सेल होता है उसमें पहले डीएनए की रेप्लिकेशन करनी पड़ती है, ताकि फिर डीएनए की कॉपी जो है वो डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं साइट की कि किस जगह पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है। तो हमें पता है कि अगर ये हमारे पास एक पूरा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास पड़े होते हैं क्रोमोसोम्स, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास पड़ा होता है डीएनए। तो जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन है वो कहाँ हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। अगर हम इस क्रोमोसोम में से डीएनए का स्ट्रैंड एक निकाल के देखें तो हमें डीएनए कुछ इस तरह नज़र आएगा कि डबल हेलिक्स होगा और जो दो स्ट्रैंड्स होंगे वे एक दूसरे के ऊपर वाइंड किए हुए होंगे। अब ये दो स्ट्रैंड्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर वाइंड किए हुए हैं, इसको हम कहते हैं डीएनए डबल हेलिक्स। अब अगर हमने बिल्कुल ऐसी ही एक और कॉपी बनानी है डीएनए की, उसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब वो और कॉपी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि ये जो दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर वाइंड किए हुए हैं, इनको सेपरेट करना पड़ेगा। ये एक स्ट्रैंड आ जाएगा और ये दूसरा स्ट्रैंड आ जाएगा। अब जब हमने इन दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया तो इस एक स्ट्रैंड के आगे भी हम एक नया स्ट्रैंड बना देंगे, ठीक, और इस दूसरे स्ट्रैंड के आगे भी हम एक नया स्ट्रैंड बना देंगे। तो इस तरह क्या होगा कि एक जो डीएनए डबल हेलिक्स था उससे हमने दो डॉटर डीएनए बना दिए। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, अब इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन तो कहते हैं, इसका एक और स्पेसिफिक नाम भी है जिसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें, इसमें डीएनए की जो पेरेंट डीएनए उसकी सेमी कंजर्वेशन यानी हाफ़ कंजर्वेशन हुई है। हाफ़ कंजर्वेशन किस तरह से हुई है कि देखें, पेरेंटल डीएनए पूरा इंटैक्ट नहीं रहा, ठीक है, इसके दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए। इसका मतलब इसकी कंप्लीट कंजर्वेशन नहीं हुई है, इसके दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इसका हर स्ट्रैंड जो है वो एक नए डुप्लेक्स का पार्ट बन गया है। तो इसका एक स्ट्रैंड जो था वो तो इंटैक्ट रहा है, लेकिन जो पूरा पेरेंटल डीएनए वो इंटैक्ट नहीं रहा। तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो अब स्टेप बाय स्टेप हम डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसीजर पढ़ते हैं कि होता किस तरह से। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के जो कि सेपरेट होते हैं, और एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड। और इस तरह जो पेरेंट डीएनए होता है उसका हर स्ट्रैंड एक नए डुप्लेक्स का हिस्सा बन जाता है। इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा पॉइंट जो लिपन कॉर्ड में लिखा हुआ है वो ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो बेसिकली सिंथेसाइज कर रहे होते हैं न्यू डीएनए स्ट्रैंड को, उन्हें मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब हमने ये देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन के तीन मेजर स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज़ द इनिशिएशन, नंबर 2 इज़ द इलोंगेशन एंड नंबर 3 इज़ टर्मिनेशन। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है प्रॉफ के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का, तो आपने उसको इन्हीं तीन स्टेप्स के अंदर लिखना है, इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। अब जो पॉइंट्स हमने इनिशिएशन में पढ़ने हैं उसमें क्या होगा? सेपरेशन ऑफ द स्ट्रैंड्स। अब ये बात लिखी हुई है कि जो हमारे पास डीएनए का पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके दो स्ट्रैंड्स ने एक डबल हेलिक्स बनाया होता है। उन दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना ज़रूरी है, एक दूसरे से अलहदा करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है जिसने न्यू डीएनए सिंथेसाइज करना है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर एक्ट करेगा। और बाकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं डीएनए पॉलीमरेज की वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब हम डीएनए पॉलीमरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर एक्ट करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर एक्ट नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। अब जो हमारे पास पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ए और टी की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होती है। अब ए और टी की कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हमने ये देखा है कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान
हमने ये देखा है कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं। 2 डबल बॉन्ड्स का मतलब है कि ये कंपेरेटिव टू ग्वानिन और साइटोसिन ज़्यादा जल्दी ब्रेक हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही होगी, वो AT रिच रीजन होगा। अच्छा, दूसरी यहाँ पर बात ये आती है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही होता है, यानी जो प्रोकैरियोटिक DNA होगा उसके ऊपर सिर्फ एक साइट ऐसी होगी जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकेगी। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं, मतलब बहुत सारे साइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्मेशन। अब जब हमारे पास ये जो AT रिच रीजन है, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, यहाँ पर DNA की मेल्टिंग होती है, यानी DNA के 2 स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट होते हैं, तो हमारे पास एक रेप्लिकेशन बबल बन जाता है और उस रेप्लिकेशन बबल के एंड्स के ऊपर एक वाई शेप रीजन बन जाता है, जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। मैं आपको अब इसकी डायग्राम बना कर दिखाती हूँ। ओके, सो अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था वहाँ पर DNA की मेल्टिंग हुई, यानी DNA के 2 स्ट्रैंड्स जो थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ये जो एरिया बना है इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल, और इस एरिया के एंड्स पे ये जो आपको वाई शेप रीजन नज़र आ रहे हैं, दीज आर नॉन एज द रेप्लिकेशन फोर्क्स। और रेप्लिकेशन फोर्क्स ही होते हैं जहाँ से फिर हमारे पास रेप्लिकेशन की इलोंगेशन होती है, यानी ये रेप्लिकेशन फोर्क आगे बढ़ता चला जाता है और यहाँ से जो DNA है उसकी अनवाइंडिंग होती चली जाती है। अच्छा, तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ये जो सारे काम हमने किए, यानी सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स किया, रेप्लिकेशन बबल बना, रेप्लिकेशन फोर्क बना, उसके बाद जो DNA का स्ट्रैंड होगा उसकी सेपरेशन होती चली जाएगी, इन सब के लिए हमें जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सो अकॉर्डिंग टू लिपनकॉर्ड सबसे पहली जो प्रोटीन है जिसने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकग्नाइज़ करना है, देखिए DNA के ऊपर, DNA के स्ट्रैंड के ऊपर आपके पास AT रिच रीजन पड़ा हुआ है जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब उसको किसी न किसी चीज़ ने रिकग्नाइज़ तो करना ही है, तो उसको रिकग्नाइज़ कौन करेगी? DNA A प्रोटीन। DNA A प्रोटीन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकग्नाइज़ करेंगी, इसके बाद वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर बाइंड करेंगी। जब ये बाइंड करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर, तो DNA के जो 2 स्ट्रैंड्स होंगे एट द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और जब ये DNA के 2 स्ट्रैंड्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो हमारे पास अ स्मॉल रीजन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो काम है वो है DNA हेलिकेज़ का। DNA हेलिकेज़ ने क्या करना है? अब जो DNA A प्रोटीन्स थी उन्होंने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर बाइंड करके एक छोटा सा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का रीजन बना दिया है, जहाँ से अब आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब DNA हेलिकेज़ क्या करता है? वो जो हमारे पास एक छोटा सा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का पोर्शन बना था उसके ऊपर जाकर बाइंड करेगा और फिर जो उसके आगे DNA का डुप्लेक्स पड़ा हुआ है उसकी सेपरेशन करता चला जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर DNA हेलिकेज़ आएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के ऊपर ये इस तरह बाइंड करेगा और आगे मूव करता चला जाएगा। ये जो आपका आगे DNA डुप्लेक्स पड़ा है इसको ये अनबाइंड करता चला जाएगा। तो बेसिकली DNA हेलिकेज़ का काम क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के ऊपर बाइंड करके जो उससे आगे वाला DNA डुप्लेक्स पड़ा है उसको ओपन करते जाना। बेसिकली इट इज़ द अनजिपिंग एंजाइम, यानी जैसे आप एक ज़िपर को ओपन करते हैं, अनजिप करते हैं, बिल्कुल इसी तरह DNA हेलिकेज़ का काम होता है कि ये जो DNA के 2 स्ट्रैंड्स आपस में बाइंड किए होते हैं उनको सेपरेट करता चला जाता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी हमें ATP से आती है। उसके बाद हमारे पास आती है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब देखिए DNA के जो 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हुए हैं वो दोबारा एक दूसरे से मिल सकते हैं, दूसरे के ऊपर बाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास होती हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स नाम से जाहिर है जो DNA का सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास बना है, जो DNA हेलिकेज़ ने बनाया है, उसके ऊपर जाकर ये बाइंड करेंगी और ये 2 काम करेंगी। एक तो ये दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेटेड रखेंगी, यानी वापस उनको एक दूसरे के ऊपर बाइंड नहीं करने देंगी, और दूसरा ये क्या काम करेंगी? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को न्यूक्लियेजेस, यानी वो वाले एंजाइम्स जो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक्ट करके उसको डिग्रेड करते हैं, उससे ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स बचाएंगी। तो इनके 2 काम हो गए। एक, ये स्ट्रैंड को, जो स्ट्रैंड सेपरेटेड हो चुके हैं उन्हें सेपरेटेड ही रखेंगी और सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA को न्यूक्लियेजेस से बचाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ सुपर कॉइल्स, और सुपर कॉइल की प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सुपर कॉइल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब DNA का जो डुप्लेक्स है, यानी जो DNA का डबल स्ट्रैंड है, वो अपने ही ऊपर 2 से 3 दफ़ा फोल्ड कर जाता है, तो उससे क्या बन जाते हैं? कॉइल तो होती है लेकिन सुपर कॉइलिंग हो जाती है। मतलब कॉइल्स जो थे
वो एक दूसरे के ऊपर फिर से बाइंड हो गए हैं, जिससे डीएनए की सुपर कॉइलिंग हो गई है और ये सुपर कॉइलिंग फर्दर डीएनए की अनवाइंडिंग को रोकेगी और डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होने देगी। तो अब हम इस सुपर कॉइलिंग की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सुपर कॉइलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं टोपोआइसोमेरेजेस। अब टोपोआइसोमेरेज 1 एंड टोपोआइसोमेरेज 2, अब ये किस तरह से सुपर कॉइल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसको हम देखते हैं। जो हमारे पास टोपोआइसोमेरेज 1 है वो क्या करता है, इट रिवर्सिबली क्लीव वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर ये बाइंड करेगा और उसको क्लीव करेगा। अब उसको क्लीव करने के बाद उसके अंदर एक ट्रांजिएंट निक क्रिएट करेगा और रोटेट करेगा अराउंड द इंटैक्ट स्ट्रैंड। जो दूसरा स्ट्रैंड होगा जिसके अंदर इसने ब्रेक क्रिएट नहीं किया उसके गिर्द रोटेट करेगा और इस तरह ये सुपर कॉइल को रिलैक्स कर देगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर स्ट्रैंड कटिंग प्लस स्ट्रैंड रीसीलिंग दोनों तरह की एबिलिटीज़ हैं, यानी स्ट्रैंड को कट भी करता है और उसके बाद दोबारा से दोनों स्ट्रैंड्स को सील भी कर देता है। जिस स्ट्रैंड के अंदर इसने ब्रेक क्रिएट किया होता है उसको दोबारा सील कर देता है आफ्टर द रिलैक्सेशन ऑफ द सुपर कॉइल। अब टोपोआइसोमेरेज 2 क्या करता है, टोपोआइसोमेरेज 2 को एटीपी रिक्वायर्ड होती है एक इसका अपना काम करने के लिए। अच्छा, टोपोआइसोमेरेज 1 जो था वो सिर्फ एक स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक क्रिएट करता है, जबकि टोपोआइसोमेरेज 2 जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर ब्रेक क्रिएट करता है। अब जब इसने दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर ब्रेक क्रिएट कर दिया तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास सेकंड पार्ट होगा डीएनए डबल हेलिक्स का या डीएनए सुपर कॉइल का, जहाँ पर इसने ब्रेक क्रिएट किया है उससे जो आगे वाला पार्ट होगा उसको इस ब्रेक में से गुजारेगा। जब ये उसको उस ब्रेक में से गुजारेगा तो जो सुपर कॉइल बना हुआ होगा वो रिलैक्स हो जाएगा। ओके, इसके अलावा डीएनए गायरेज जो है वो प्लांट्स और बैक्टीरिया के अंदर टोपोआइसोमेरेज 2 की एक फॉर्म होती है। नाउ वी टॉक अबाउट द एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स ने बेसिकली क्या करना होता है, जब जो कैंसर होता है उसमें हमारे सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो रही होती है, यानी अनकंट्रोल्ड डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है, तो एंटी कैंसर ड्रग्स ने ये करना होता है कि वो जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न है उसको रोकना होता है, यानी डीएनए की जो अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन हो रही है उसको रोकना होता है। तो एंटी कैंसर ड्रग्स क्या करेंगी, किसी ऐसे एंजाइम के ऊपर एक्ट करेंगी या किसी ऐसे प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेंगी जो डीएनए की रेप्लिकेशन करवा रहे हैं। तो एंटी कैंसर ड्रग्स टोपोआइसोमेरेजेस के ऊपर एक्ट करेंगी। टोपोआइसोमेरेजेस क्या करवा रहे होते हैं, सुपर कॉइल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब सुपर कॉइल्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो डीएनए की रेप्लिकेशन रुक जाएगी। तो इसका मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स टोपोआइसोमेरेजेस के ऊपर एक्ट करके डीएनए की रेप्लिकेशन को रोक रही हैं। अब इसमें कैम्प्टोथीसिन्स आ जाती हैं जो कि टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज के ऊपर एक्ट करती हैं। इटोपोसाइड्स जो होती हैं वो टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज को इनएक्टिव कर देती हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास फ्लोरोकिनोलोन्स हैं, ये बैक्टीरियल गायरेज जो होता है विच इज़ द फॉर्म ऑफ टोपोआइसोमेरेज 2 इन बैक्टीरिया, उसको इफेक्ट करती है। अच्छा, अब कुछ पॉइंट जो हैं वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये कि डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि डीएनए पॉलीमरेज रीड किस सीक्वेंस में करता है और डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज किस सीक्वेंस के अंदर करता है। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो रीड करता है इन 3 to 5 डायरेक्शन। अगर ये रीड करता है 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर तो ये सिंथेसाइज करेगा 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर। कैसे, अब ये आपका पेरेंट स्ट्रैंड है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो इसको किस 3 से 5 डायरेक्शन में रीड करेगा। जब ये 3 से 5 डायरेक्शन में रीड करेगा तो इसने इसका आगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा तो वो किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा, 5 से 3 डायरेक्शन में। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा इन 5 to 3 डायरेक्शन और रीड करेगा जो सीक्वेंस होगा ऑन द पेरेंट डीएनए उसको ये रीड करेगा इन 3 to 5 डायरेक्शन। अब जाती है डीएनए प्राइमर की बात। अच्छा, एक बात हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है उसके थोड़े से करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसकी एक करैक्टरिस्टिक ये है कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर काम नहीं करता बल्कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर काम करता है। दूसरी उसकी ये है कि वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि उससे हमेशा एक प्राइमर चाहिए डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए। अब वो प्राइमर क्या होता है, प्राइमर इज़ बेसिकली आ सीक्वेंस ऑफ 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो कि हम सबसे पहले रखते हैं और उसके बाद डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। और वो प्राइमर सिंथेसाइज कौन करता है, वो हमारे पास एक एंजाइम होता है आरएनए प्राइनेज, वो सिंथेसाइज करता है।
प्राइमर का बेसिकली काम क्या होता है, अगर ये आपके पास पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है जो कि जा रहा है हमारे पास 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर, अब हमने प्राइमर रखा है, प्राइमर की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड है 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर। अब प्राइमर ने क्या प्रोवाइड किया, प्राइमर ने प्रोवाइड किया फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होता है उससे हमेशा फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसके आगे एक न्यूक्लियोटाइड रखेगा, इस न्यूक्लियोटाइड का जो 5 फॉस्फेट ग्रुप होगा वो इस 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसको हमेशा फ्री 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ताकि वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सके। अच्छा, अब आ जाती है बारी चेन इलॉन्गेशन की। चेन इलॉन्गेशन में हमारे पास 2 डीएनए पॉलीमरेजेस आते हैं, एक डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है और एक हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है। ठीक है, ये हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें, यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है उसकी मैंने आपको पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं, दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। ये न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है इन 5 to 3 डायरेक्शन। इसको हमेशा प्राइमर रिक्वायर्ड होता है। प्राइमर क्यों रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज इसे हमेशा 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए होता है जहाँ पर ये अपना 5 फॉस्फेट ग्रुप देकर बॉन्ड बना सके। ठीक है, इसके अलावा ये एक प्रोसेसिव एंजाइम है। प्रोसेसिव एंजाइम क्या होता है, जो अपना काम करते हुए यानी कैटालाइज करते हुए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड रहे। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, जब वो डीएनए स्ट्रैंड जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड होता है उसके साथ बाइंड रहता है और इसके ऊपर ये मूव करता चला जाता है और आगे से ये नया स्ट्रैंड बनाता चला जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिव एंजाइम विच रिमेन्स बाइंड टू द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अच्छा, तीसरा इसका काम होता है प्रूफ रीडिंग करना, यानी ये देखता है कि कोई ऐसा सीक्वेंस, कोई गलत सीक्वेंस तो नहीं आ गया। प्रूफ रीडिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपका ये जो डीएनए का पेरेंट स्ट्रैंड है इसके ऊपर सीक्वेंस आ रहा है TAC। अब ज़ाहिर है जो नया स्ट्रैंड बनना है उसने इससे कॉम्प्लीमेंट्री बनना है, यानी वहाँ पर आना चाहिए ATG। गलती से ये हो सकता है कि ATG की जगह ATA आ सकता है, तो ये जो गलती आ गई है इसकी प्रूफ रीडिंग किसने करनी होती है, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने करनी होती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 देखेगा कि अच्छा कोई गलती तो नहीं आ गई, अगर गलती आ गई है तो उस न्यूक्लियोटाइड को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा और जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसको आके प्लेस कर देगा। तो इसकी जो प्रूफ रीडिंग होती है वो किस तरह से करता है, वो 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से करता है। अब 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी क्या होगी कि जब डीएनए पॉलीमरेज 3 देखेगा कि अच्छा यहाँ पर एक गलत न्यूक्लियोटाइड प्लेस हो गया है, तो वो 3 to 5 डायरेक्शन में उस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा और एक नया न्यूक्लियोटाइड आके प्लेस कर देगा उसकी जगह। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है डीएनए पॉलीमरेज 3 से। किस तरह से, एक तो इसकी 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी है, यानी ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करता है इन 5 to 3 डायरेक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक तो डीएनए पॉलीमरेज 3 में भी थी। दूसरा इसका क्या है, इसकी 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी है, मतलब कोई गलत न्यूक्लियोटाइड देखेगा, कोई इनकरेक्ट बेस पेयरिंग देखेगा तो उसको 3 to 5 डायरेक्शन में ये रिमूव कर देगा। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है, इसका मतलब है ये प्रूफ रीडिंग भी करता है। एक इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है कि इट हैज़ 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी 2। अब 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी इसको क्यों चाहिए, फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइमर। अब जब हमने डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो गई तो अब हमें प्राइमर को रिमूव करना है, क्योंकि प्राइमर तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड था, उस आरएनए न्यूक्लियोटाइड को हमने डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस करना है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो प्राइमर, अब प्राइमर हमने किस डायरेक्शन में लगाया था, 5 to 3 डायरेक्शन में लगाया था। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा वो प्राइमर को रिमूव करेगा इन 5 to 3 डायरेक्शन और उस प्राइमर की जगह पर किसको सिंथेसाइज करेगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है, इट एक्ट्स एज ए ग्लूइंग एंजाइम, ग्लू कर देता है, यानी जो हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं उनको आपस में मिला देता है। ठीक है, फॉर्म्स द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस बिटवीन द 5 फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय पॉलीमरेज 3 एंड द 3 ग्रुप ऑफ द डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय पॉलीमरेज 1। ठीक है, अब आपने देखा कि जो हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है, यानी उसके ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होते हैं। जब सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है तो उन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को आपस में मिलाने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, डीएनए लाइगेज। टर्मिनेशन किस तरह से होगी, एक हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस।
टर्मिनस न्यूट्रलाइजेशन सब्सटेंस जो होगी वो टर्मिनेशन साइट के ऊपर बाइंड करेगी जो कि डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट होगी और इस तरह से रेप्लिकेशन की टर्मिनेशन हो जाएगी, यानी रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस।